के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में 712 सन 2022 को 18 सन 2022 मुकदमे को एक साथ करने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र पर हुई सुनवाई। रिंग रोड पर बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। डीएवी पीजी कॉलेज में वैदिक गणित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की हुई शुरुआत। और मलदहिया स्थित प्राइमरी स्कूल में विश्व की प्रथम खिलौना लाइब्रेरी की हुई शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में 712 सन 2022 व 18 सन 2022 मुकदमे को एक साथ करने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में आज 712 सन 2022 मुकदमे को 18 सन 2022 में एक साथ करने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। बताया गया कि 24B के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो कि 712 सन 2022 सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC के यहाँ मामला चल रहा है और 18 सन 2022 राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वो जिला जज वाराणसी के यहाँ चल रहा है। अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC कोई भी आदेश पारित करेंगे तो उसका रिवीजन जिला जज वाराणसी को सुनना पड़ेगा और जिला जज जो पारित करते हैं वो हाई कोर्ट को सुनना पड़ेगा। वहीं इस पर किरण सिंह व राखी सिंह अधिवक्ता ने घोर आपत्ति दर्ज किया। उन्होंने समय मांगा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा 30 नवंबर की तारीख निर्गत की गई है। 24B के तहत CPC का प्रार्थना पत्र दिए थे, जो कि 712 सन 22 मुकदमे को 18 सन 22 में एक साथ कर दिया जाए, सुनवाई एक साथ है। क्योंकि 712 सन 22 जो है वह सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC के यहाँ चल रहा है और 18 सन 22 राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो है जिला जज वाराणसी के यहाँ चल रहा है। अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC कोई भी आदेश पारित करेंगे तो उसका रिवीजन अपील जिला जज को सुनना पड़ेगा और जिला जज कोई आदेश पारित करते हैं तो हाई कोर्ट सुनना पड़ेगा। तो हमने इसे आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को क्या खंडन करेंगे या अपने आदेश को पुष्ट करेंगे या रेस आदेश सुनेंगे या फिर कोई अपील रिवीजन सुनेंगे, क्योंकि OS भी सुनेंगे रिवीजन भी सुनेंगे, कैसे हो सकता है? दोनों मुकदमे एक कर दिया जाए। इस पर किरण सिंह के अधिवक्ता और राखी सिंह के अधिवक्ता जो थे उन्होंने घोर आपत्ति किया और घोर आपत्ति करते के साथ साथ आपत्ति का समय मांगा कि मैं लिखित आपत्ति दूंगा, दोनों एक नहीं होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा 30/11 का तारीख निर्धारित कर दिया गया है। अब आगे आप लोग खुद समझ रहे हैं, दर्शक आपके भी समझ रहे हैं, इस मुकदमे को चाह रहे हैं कि इस जीवन काल में निस्तारित न किया जाए, क्योंकि अब सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC का एक न्यायालय में आदेश आवे फिर जिला जज के यहाँ चलता रहे और दोनों अगर एक हो जाते हैं तो जिला जज का आदेश हो जाता है सीधे काम। रिंग रोड पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। क्राइम कंट्रोल पर लगातार काम कर रहे पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश के नेतृत्व में वाराणसी पुलिस लगातार बदमाशों की नकेल कस रही है। इसी क्रम में सटीक सूचना पर वाराणसी के बड़ा गांव थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रिंग रोड पर पुलिस टीम ने बदमाशों के होने की सूचना पर उन्हें घेर कर सरेंडर करने को कहा, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। ये दोनों ही बदमाश रोहनिया के जगतपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर को गोली मारने व उनकी सर्विस पिस्टल लूटने में शामिल थे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने इस एनकाउंटर की जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया अंतर्गत एक उपनिरीक्षक को घायल करके कुछ बदमाशों के द्वारा उनकी 9mm सर्विस पिस्टल लूट ली गई थी। घटना को उत्तर प्रदेश शासन और DGP ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार बदमाशों की लोकेशन ट्रेस कर रही थीं। आज प्रातः थाना बड़ा गांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ा गांव पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों को घेरा। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया,
जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर एक बाइक, एक 9mm पिस्टल और एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस के जवान शिव बाबू को भी गोली लगी है, जिनको अस्पताल भेजा गया है। वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया अंतर्गत एक उपनिरीक्षक को घायल करके कुछ बदमाशों के द्वारा उनकी सर्विस पिस्टल 9mm ब्राउनिंग लूट ली गई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश शासन ने और डीजीपी महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इन बदमाशों के लोकेशंस को ट्रेस कर रही थी। आज प्रातः थाना बड़ागांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ागांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों को इलाज के हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। प्रयास ये है कि इस घटना से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र उस पर हम लोग कार्रवाई करें। जहां तक मौके की जानकारी है, मौके पे एक बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा एक 9mm ब्राउनिंग पिस्टल बरामद हुई है और एक 32 बोर की एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिनको भी इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है। डीएवी पीजी कॉलेज में वैदिक गणित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी के संस्कृत विभाग द्वारा वैदिक गणित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का लोकार्पण हुआ। इसी के साथ 10 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक गणित कार्यशाला का समापन भी हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सीजी ने कहा कि भारत देश की आत्मा संस्कृत भाषा है। संपूर्ण देशवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए। इस भाषा की वैज्ञानिकता को नासा ने ही नहीं अपितु अनेकों देशों के वैज्ञानिकों चिंतकों ने स्वीकार किया है। वैदिक गणित ने भी आज दुनिया को प्रभावित किया है। संपूर्ण देश के पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। मुख्य वक्ता प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, वेद विभागाध्यक्ष संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय बीएचयू ने वैदिक गणित के सूत्रों तथा उनके अनुप्रयोगों के द्वारा समस्त प्रतिभागियों को उल्लास से पूर्ण किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उपेंद्र पांडे, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यदेव सिंह ने की। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नवनालंदा विद्या बिहार विश्वविद्यालय आदि देश के 9 विश्वविद्यालयों तथा 14 महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। क्या है, किस तरह का ये है कार्यक्रम? ये अभी हमारे यहाँ पर वैदिक गणित का एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। यह पूरा का पूरा पाठ्यक्रम 2 भागों में है। पहला है षाण्मासिक वैदिक गणित प्रमाण पत्री पाठ्यक्रम, जिसको सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं। इसकी अवधि 6 महीने की है। उसके बाद जब इस पाठ्यक्रम में जो उत्तीर्ण छात्र है वह दूसरे एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश लेने के लिए अर्ह माना जाएगा। इसका नाम हमने अभ्युन्नत वैदिक गणित प्रमाण पत्री पाठ्यक्रम रखा है। उस पाठ्यक्रम का आज लोकार्पण है। इसी पाठ्यक्रम को हमने प्रारंभ किया था और उसी की पूर्व पीठिका के रूप में एक 10 दिन की यहाँ पर वैदिक गणित कार्यशाला का आयोजन किया था। आज उसका संपूर्ति समारोह भी है, जिसमें हमारे यहाँ पर देश के विभिन्न स्थलों से और विभिन्न विश्वविद्यालयों से, विभिन्न महाविद्यालयों के आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सीजी उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कुलपति जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर उपेंद्र पांडे, जो वैदिक विज्ञान केंद्र के हैं समन्वयक, और मुख्य वक्ता के रूप में आज प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, वेद विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हैं। इन्हीं के साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन माध्यम से भी 9 विश्वविद्यालय एवं 14 महाविद्यालयों के 153 प्रतिभागी इसमें प्रतिभागिता किए हैं और वह भी हमारे साथ में इस कार्यशाला में जुड़े।
मलदैया स्थित प्राइमरी स्कूल में विश्व की पहली खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। विश्व की प्रथम खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत मंत्रोच्चार एवं फीता काटकर मलदैया स्थित प्राइमरी स्कूल से मुख्य अतिथि द्वय काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक डॉ श्रीकांत मिश्र तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक द्वारा किया गया। विश्व की प्रथम खिलौना लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक डॉ श्रीकांत मिश्र ने कहा कि हमने अपने भी बचपन में खिलौनों को दूर से देखा है और उन्हें देखते तो थे, खेलने का मन भी करता था, परंतु उनसे खेलना एक दिवा स्वप्न जैसा था। और जब एक बच्चा दूसरे बच्चों को खिलौने से खेलता हुआ देखता है और वह स्वयं नहीं खेल पाता तो उसमें हीन भावना आती है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि प्रवीर अग्रवाल इस सराहनीय पहल और अनूठी सोच के लिए बधाई के पात्र हैं। स्कूल में खिलौना लाइब्रेरी खोलने की सोच और भी उत्तम है, क्योंकि इससे बच्चों का स्कूल आने का मन करेगा और वे शिक्षित भी हो सकेंगे। खिलौना शिक्षा से जुड़ाव का वाहक बनेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने कहा कि खिलौनों से खेलना बच्चों का अधिकार है, पर गरीबी इस अधिकार पर ग्रहण लगाती है। वास्तव में खिलौने तो बच्चों के लिए बनते हैं, परंतु क्या सभी बच्चों को मिल पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व की इस पहली शुरुआत और पहल की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि ये न केवल बचपन को बचपन का एहसास दिलाएगी, बल्कि सरकार के बच्चों के स्कूल लाने के उद्देश्य को भी पूरा करेगी। खिलौना लाइब्रेरी के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीर चंद्र अग्रवाल ने प्रथम लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि पिछले 2 वर्षों से हम इसे मोबाइल रूप में कर रहे थे, जिसमें हम खिलौने लेकर स्कूलों में जाकर बच्चों को खिलौना खेलने के लिए देते थे। तब हमने इसका नाम सेल ऑफ लव रखा था, यानी खिलौना खेलने को देते थे और इसके बदले उनकी मुस्कान लेते थे। अब इसी मुहिम को खिलौना लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। विश्व की ये प्रथम खिलौना लाइब्रेरी है, जिसकी शुरुआत बनारस से की जा रही है और इसका विस्तार हर शहर, हर स्कूल और दूसरे देशों में भी किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य विनीता सिंह, विवेक श्रीवास्तव, पवन पांडे, शशि कृष्ण इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रवीण जी, किस तरह का ये कार्यक्रम आज है? ये खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत है और जो विश्व की पहली खिलौना लाइब्रेरी है क्या हम सब मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास होकर भी बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बहुत सारे खिलौने नहीं दे पाते हैं और बच्चे देख के रह जाते हैं, तरस के रह जाते हैं। उनके मन में आता है खेलना, लेकिन या तो आप मना कर देते हैं या थोड़ी देर में खुद ही समझने लगते हैं कि ये खिलौना शायद उनके लिए नहीं बना है, वो नहीं खेल सकते हैं। मिडिल क्लास होने के बावजूद एक स्थिति मेरे पास भी थी। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब रहती, तो इलाज के लिए इतना ज़्यादा पैसा मेरा लगता रहा कि मेरे ब्रीफकेस को मेरा छोटा बच्चा शाम को जब मैं वापस आता था उस ब्रीफकेस से घोड़ा गाड़ी बना के खेलता था और वही उसके पास एक खिलौने का माध्यम था, साधन था। मुझे लगा कि ऐसा जो है ये बहुत सारे बच्चों के पास है और ये हकीकत भी है। तो खिलौने से वो देख तो पाते हैं, खेल नहीं पाते हैं। इसी क्रम में 2-3 साल पहले से हम शुरू किए सेल ऑफ लव, यानी हम प्यार बेचते थे, उसके बदले मुस्कान लेते थे। तो खिलौना ले जाते थे स्कूलों में खिलवाने के लिए, तो वो खिलौना खेलते थे, लेकिन उस समय बड़े प्रसन्न रहते थे। जब हम वापस लाते थे तो वो दुखी होते थे और दोबारा हम उस स्कूल में जल्दी पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि 2 घंटा उनके साथ बिताते थे, फिर दूसरे स्कूल में ऐसे हमारा समय बीत जाता था 2 से 3 स्कूलों में। तो आज कहाँ क्या किया गया? आज ये प्राइमरी स्कूल मलदैया पे विश्व की पहली खिलौना लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के बहुत सारे खिलौने हैं, जिनकी संख्या बाद में बढ़ेगी, लोगों के सहयोग से बढ़ेगी, लोग दान करेंगे। लोगों का आह्वान किया है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पे आप खिलौने को भी दान का हिस्सा बना लीजिए और पास के स्कूलों में उसे दे दीजिए, जो भी पास के स्कूल है। क्योंकि जैसे 24 तारीख को मलदैया पिशाच मोचन पे करेंगे उद्घाटन, और ऐसे ये चलता रहेगा इस का क्रम जिस दूसरे शहरों में भी और दूसरे देशों में भी। और ये खिलौना लोगों को स्कूल में बच्चों के भेजने का और बच्चों के आने का आकर्षण भी बनेगा, जिससे सर्व शिक्षा अभियान को भी बल मिलने वाला है। राजघाट पुल से गंगा में 20 वर्षीय टोटो चालक के कूदने की सूचना मिली।
वाराणसी के राजघाट में आज उस समय हड़कंप मच गया जब टोटो चालक 20 वर्षीय इमरान बड़ी बाजार निवासी की गंगा में कूदने की सूचना मिली। मौके पर पुलिस सहित इमरान के परिजन पहुंच गए। पुल पर से ई-रिक्शा, मोबाइल, कपड़ा, चप्पल बरामद हुआ, लेकिन कूदने वाले को किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, जिससे मामला संदिग्ध हो गया। पुलिस सहित परिजन पता लगाने में जुटे रहे, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल सका। युवक के पिता का नाम हारून है, जो कि हलवाई का कार्य करते हैं। मोइनुद्दीन जी, क्या सूचना मिली? सूचना ये मिली है कि ट्रैफिक सिग्नल वाले जो पुलिस थे वहाँ पे, वो बोले कि कूद गया बच्चा। हौरा हुआ, जब वो कूदा तो हम जब ताके तो था नहीं वो, और पंछी उड़ा था। फिर वो ट्रैफिक इतना ढेर हो गया था कि वो हटाने बढ़ाने लगे, बोलन कि सब लोग हट बढ़ गया। क्या नाम था? इमरान। क्या करते थे वो? टोटो चला रहे थे। तो उनका टोटो वगैरह मिला? हाँ, टोटो मिल गया। क्या क्या मिला? वो चौकी पे है। क्या क्या मिला? टोटो है, शर्ट है उसकी, चप्पल है, मोबाइल है। मोबाइल भी ट्रैफिक पुलिस के ही हाथ में था। लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई कंफर्म नहीं, कोई कंफर्म खबर नहीं मिली क्या है सही। अभी रिपोर्ट के लिए आप लोग नहीं, परेशान हैं? हाँ, रिपोर्ट के लिए परेशान है। आपकी सहयोग कर रही नहीं? हाँ, कोशिश में तो लगे हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविदास घाट पर गंगा में मत्स्य विभाग द्वारा 1.5 लाख मछलियां छोड़ी गईं। रविदास घाट पर मत्स्य विभाग द्वारा लगभग 1.5 लाख मछलियां छोड़ी गईं। ये मछलियां गंगा की सफाई के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होती हैं। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय रिवर रेंचिंग के अंतर्गत हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम में अनिल सिंह, CRPF के कमांडेंट सहित काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष, पार्टी कार्यकर्ता व CRPF जवान शामिल रहे। गंगा पुत्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर मां गंगा की अविरलता स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर मां गंगा में मछलियों को छोड़ा जा रहा है, जिससे मछलियों की संख्या बढ़ती रहे, मां गंगा की स्वच्छता बनी रहे। अभी कुछ माह पूर्व अगस्त माह में ये कार्यक्रम हुआ था रिवर रेंचिंग का। अभी फिर ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हम सभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। माँ गंगा स्वच्छ रहे, अविरल रहे, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं और ये हम करके रहेंगे। मैं अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष सृजन सामाजिक विकास न्यास। आज इस संत रविदास घाट पर कुल 1.5 लाख मत्स्य बीज छोड़े गए।
पूरे साल का लक्ष्य है मत्स्य विभाग का 5 लाख मत्स्य बीज छोड़ने का, जो 3 बार हो चुके हैं। आज 1.5 लाख छूट जाएंगे तो इनका 5 लाख का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ये हमारी मछलियाँ या कछुए जो हम लोग छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारी गंगा जी में स्वच्छता होती रहे और स्वच्छता एक पर्यावरण का भी बचाव करती हैं। तो हम जलीय जीवों को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य कर रहे हैं, जिसमें 95 बटालियन CRPF पूरा सहयोग कर रहा है तथा ये मुख्य रूप से कार्यक्रम मत्स्य विभाग का है। मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और उसकी अधिकारी श्वेता जी यहाँ पे मौजूद हैं और CRPF 95 बटालियन के सारे नौजवान कमांडेंट सर, डिप्टी कमांडेंट सर सब लोग मौजूद हैं। मिल कर के कार्यक्रम हम लोग 4 साल से कर रहे हैं। अभी इस साल का ये लास्ट कार्यक्रम होगा और इसके लिए हम लोग यहाँ एक नशा मुक्ति अभियान का छोटा रैली भी निकालेंगे। इस घाट पे पता चला है कि सुबह शाम आकर के लोग कोने बैठ के इधर बैठ के नशा भी लगाते रहते हैं, तो इसलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसके साथ साथ मत्स्य को छोड़ने के साथ साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। आज के माननीय मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव रहेंगे। आप शहर में फैली गंदगी से तमिल से आए मेहमानों के सामने काशी की छवि धूमिल हो रही है। BHU हैदराबाद गेट के पास लगभग 2000 की संख्या में तमिल और अन्य जगहों से आए श्रद्धालु ठहरे हुए हैं, जिन्हें बनारस की खूबसूरती दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार किया जा रहा है, लेकिन इसी कड़ी में जहां वह ठहरे हुए हैं उसी के पास गंदगी, टूटी सड़कें, दिन भर उड़ती धूल भी उन्हें दिख रही है। शाम और सुबह जब वह क्षेत्र में घूमने निकलते हैं तो उन्हें धूल, गंदगी और गड्ढों का अंबार दिखता है। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि संबंधित अधिकारियों ने क्षेत्र में गड्ढों में मिट्टी और गिट्टी भर दी है, जिससे दिन भर धूल उड़ती रहती है। जैसे लगता है कि कोहरा छाया हुआ है, सांस लेना भी दूभर हो गया है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि यहाँ हमेशा गंदगी का अंबार रहा है। इस समय जब हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास मेहमानों को आमंत्रित किए हुए हैं, तब तो थोड़ा सुधार किया गया होता। इससे बनारस की छवि धूमिल हो रही है। क्या परेशानी आ रही है? अरे यहाँ बहुत धूल उड़ता रहता है। यहाँ अभी चल रहा है समागम तमिलनाडु और यहाँ हिंदी, दिन भर धूल उड़ता रहता है। यहाँ से लोग आते हैं, कम से कम 1500 की संख्या में यहाँ तमिल श्रद्धालु है। उसके बाद भी सुबह शाम हमेशा धूल उड़ता रहता है, दोपहर तक पूरा। वो लोग भी परेशान हैं। क्या सड़कें नहीं बनी हैं क्या? नहीं, सड़कें नहीं बनी हैं। सड़क बनी भी है तो पूरा गिट्टी से बना है, जो दिन भर ट्रकें, रातों में ट्रकें चलती रहती हैं, पूरा धूल होता रहता है। योगी जी कहे थे कि तमिल समागम के पहले जो है सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। हाँ, तो नहीं हुआ। यहाँ आके प्रत्यक्ष देख लिया जाए, दिन भर खाली धूल उड़ता रहता है। कौन सी जगह है? ये हैदराबाद गेट है। अच्छा, यहाँ पे तमिल समागम वाले आए? जी, हाँ। ये युग रेजिडेंसी आगे है, वहाँ सब रुके हैं 1500 की संख्या में। आगे भी रुके हैं लोग। यहाँ दिन भर धूल उड़ता रहता है। वहाँ लोग क्या सोचेंगे? वहाँ रोड गड्ढे से युक्त है। अरे सब है, पूरा गड्ढा, खाली गिट्टी डाल दिया जा रहा है, तो उसके बाद दिन भर धूल उड़ रहा है। कहाँ कुछ सोच रहा है यहाँ? मैं हैदराबाद गेट पर रहता हूँ और यहाँ पर कल के जो रोड पे गड्ढा है, कल का पाटे हुए हैं, गिट्टी पाटे हुए हैं, पर यहाँ धूल इतना ज़्यादा उड़ रहा है, डस्ट इतना ज़्यादा उड़ रहा है कि पूछिए मत। यहाँ के होटलों में तमिल के लोग रुके हैं और जहाँ से लोग आ रहे हैं, पर हर जगह से लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। लगभग कितनी की संख्या में पर्यटक यहाँ आएंगे? 2000 के लगभग। 2000 के आसपास। तो वो सुबह शाम जो है सुबह शाम इधर भ्रमण कर रहे हैं। उन्हें गंदगी दिख रही है? एकदम बिल्कुल दिख रही है। यहाँ धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है और सड़कें जो है गड्ढे से भरा हुआ है। अभी तो कल का गिट्टी डाले और धूल उड़ने लगा है। न्यू बनारस व्यापार समिति के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। न्यू बनारस व्यापार समिति के नए पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बेनिया स्थित बाल उद्यान में संपन्न हुआ। नई सड़क हड़ासराय दाल मंडी के व्यापारियों की ओर से ये न्यू बनारस व्यापार समिति का गठन हुआ है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि व्यापारी हितों के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष मोहम्मद साजिद, सुनील कुशवाहा, मोहम्मद असलम, राना अनवर, आरिफ जमाल, गोपाल वर्मा इत्यादि वरिष्ठ टीम में थे। कार्यक्रम का संचालन शहीद बनारसी और धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद जुबैर ने किया।
बग्गा जी, आज किस तरह का ये शपथ ग्रहण चल रहा है? न्यू बनारस व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह है और इन पे व्यापारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। और ये शपथ ग्रहण इसलिए कराया जा रहा है कि लोग अपने दायित्वों को समझें और उसका निर्वाह करें और ईमानदारी से अपने कार्यों को करें और सभी व्यापारी आपस में मिलजुल के कार्य करें। और जिन व्यापारियों ने अच्छा काम किया है या जिन लोगों ने जिस फील्ड में अच्छा कार्य किया है उसको सम्मानित भी किया जा रहा है। और आज की अध्यक्षता जो है हमारे चित्रांशी जी, राधा रमन जी कर रहे हैं और संरक्षक मंडल अध्यक्ष जी, सभी लोग आज उपस्थित हैं, सारी टीम यहाँ उपस्थित है। हम इन लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि शपथ लेने के पहले, शपथ के समय यह प्रण कर लें कि जिस हितों के लिए हम यहाँ बनाए गए हैं वो व्यापारी हित पूरा करेंगे और आपस में तनाव नहीं करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और कंपटीशन नहीं करेंगे। कोई महिला व्यापार मंडल को भी इसमें किया जा रहा है? ये वाराणसी व्यापार मंडल की तरफ से महिला मंडल आया था और आपकी इच्छा थी कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित किया जाए। उसमें 2-3 महिलाएं भी हैं जिनका सम्मान होगा। सिल्वर लाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उद्घाटन किया। सिल्वर लाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। हॉस्पिटल का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के कर कमलों द्वारा किया गया। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने आशीर्वचन में हॉस्पिटल प्रबंधन को हॉस्पिटल को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ने का बोध कराया एवं महामना की बगिया से निकले उनके मानस पुत्र भूतपूर्व विधान परिषद सदस्य केदारनाथ सिंह एवं प्रबंधक डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को इस प्रारंभ के लिए शुभकामनाएं दी। हॉस्पिटल की प्रबंधिका डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने कहा कि सिल्वर लाइन हॉस्पिटल वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी भारत में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को एक छत के नीचे न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन इलाज के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, सीमा द्विवेदी, राज्यसभा सदस्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, संजीव कौर, राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व शिक्षक विधान परिषद सदस्य चेत नारायण सिंह, सुरेंद्र नारायण सिंह, पूर्व विधायक रोहनिया की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर मिश्र ने किया। उद्घाटन में आप सम्मिलित हुए हो क्या? आज मेरे मित्र और सहपाठी पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी की बहू डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने एक यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया है और उस हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल बहुत ख्याति प्राप्त करे और डॉक्टर प्रज्ञा सिंह का ये यश समाज सेवा और गरीब लोगों की इलाज की दृष्टि से पूरे पूर्वांचल और बिहार तक फैले, ये मेरी शुभकामना है। आज किस प्रकार का उद्घाटन हुआ है और क्या क्या फैसिलिटीज है? फैसिलिटीज जो है हमारे पास सारी ICU और उसमें स्पेसिफिक फैसिलिटीज भी हैं। हमारे पास ऑर्थो और न्यूरो की OPD सर्जरी OT भी है और स्कैन से लेके हर सेक्शन में OPDs हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारा OPD सेक्शन, जहाँ आप जानते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स में मेनली जो है IPD पे फोकस किया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो 8 जिलों की, क्योंकि हमारी लेगेसी 8 जिलों की हो चुके हैं 3 बार से, तो 8 जिलों से हमारी लेगेसी है। हम चाहते हैं कि लोग आए OPD सेक्शन में अपने तकलीफों का करें और उसके बाद फिर उनको जैसे सबसे कम से कम उसमें सुविधाएं प्राप्त। मैम, बात की जाए प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र की है और वाराणसी मेडिकल हब हो चुका है, ऐसे में मरीजों की सुविधा के लिए क्या क्या स्पेशलिटी आपके दी जा रही है? मरीजों की सुविधा के लिए सुविधा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उनके जो है आर्थिक स्तर को भी देखते हुए उनको उनके लिए अफोर्डेबल बनाना, ये हमारा पहला लक्ष्य रहेगा कि सस्ती और अच्छी चिकित्सा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका हमारा लक्ष्य रहेगा। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि हम अपने लेगेसी को या अपने जो भी हमारी सोच चली आ रही है कि समाज की सेवा में हम पहले से अग्रसर हैं, इसके क्योंकि हम सनबीम स्कूल भगवानपुर का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।
सनबीम स्कूल भगवानपुर का वार्षिकोत्सव सोच कल, आज और कल का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय के 550 उत्साही बच्चों ने वार्षिकोत्सव में अपने मनमोहक कार्यक्रमों के माध्यम से ये प्रदर्शित किया कि हम अपने अतीत के अनुभवों से सीख लेकर अपने वर्तमान को सुदृढ़ करते हुए मानवता हेतु स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इस आयोजन का शुभारंभ सनबीम समूह के 50 वर्षों की स्वर्णिम आभा की झांकी प्रस्तुत करते हुए किया गया। इस अवसर के विशिष्ट अतिथि सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक व निदेशिका भारती मधोक रहे। सनबीम समूह की सहायक निदेशिका प्रतिमा गुप्ता ने उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूर्व काउंसिल के सदस्यों द्वारा विद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आरंभ भावार्पण के साथ ऑर्केस्ट्रा संगीत के माध्यम से हुआ। अगला कार्यक्रम चित्रंजन श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सनबीम समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक एवं निदेशिका भारती मधोक ने बच्चों व उनके मार्गदर्शकों को बधाई दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। नृत्य को भी सभ्यता से जोड़ा। नवीन भाव भंगिमा के साथ नृत्य प्रभु उपासना का माध्यम बन गया और भारतीय। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में 712 सन 2022 को 18 सन 2022 मुकदमे को एक साथ करने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र पर हुई सुनवाई। रिंग रोड पर बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। डीएवी पीजी कॉलेज में वैदिक गणित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की हुई शुरुआत। और मलदहिया स्थित प्राइमरी स्कूल में विश्व की प्रथम खिलौना लाइब्रेरी की हुई शुरुआत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।